appropriate rewards and compensation and enhance employee motivation. ये हमारे मेन पर्पसेस हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करने के। इसके अलावा पर्पसेस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका लीगल कंप्लायंस भी है, और लीगल कंप्लायंस के हवाले से आपका ऑथर लिखता है कि डॉक्यूमेंटेशन इज स्ट्रॉन्ग डिफेंस अगेंस्ट चार्जेस ऑफ अनलॉफुल बायस। ठीक है, सो अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप अपने आप को जाकर जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कोर्ट में कि आपने कोई भी अगर एक्शन लिया तो उस एक्शन में कोई बायसनेस या कोई फेवरेटिज्म या कोई अनलीगल इलीगल जो बायस एटीट्यूड हो सकता है वो मौजूद था या नहीं था। फैसिलिटेट एचआर प्लानिंग प्रोसेस, ये हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है कि हम क्यों परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं। सो अलर्ट ऑर्गेनाइजेशन to deficiencies in overall level and focus of employee skills। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को साथ साथ पता चलता रहे कि कहाँ पर क्या क्या डेफिशिएंसी परफॉर्मेंस के हवाले से वो आ रही है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन साथ साथ अपने करेक्टिव एक्शंस जो हैं वो लेते रहें, सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर जो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सही तरीके से अचीव वो हो सकें। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस फीडबैक सिस्टम्स हमारे पास मौजूद हैं, उन परफॉर्मेंस फीडबैक सिस्टम्स में हमारे पास पीयर्स बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन पीयर्स के हवाले से आपका ऑथर का कमेंट है कि ओनली इफेक्टिव व्हेन पॉलिटिकल कंसिडरेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस आर मिनिमाइज्ड एंड एम्प्लॉइज हैव सेंस ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो जब आप एक ट्रस्ट की फिजा मेंटेन कर पाओ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहां पर पीयर टू पीयर इवैल्यूएशन वो एक मुनासिब इकदाम होगा। लेकिन अगर लोगों का आपस में ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे को वो बैक बाइटिंग और लेग पुलिंग से लेकर चल रहे हैं, तो उस सूरत में पीयर इवैल्यूएशन में कई तरह के मसाइल वो हमारे सामने आ जाते हैं। सबऑर्डिनेट्स की जब हम बात करें तो सबऑर्डिनेट्स के हवाले से फीडबैक को वो एसोसिएट करता है कि इनसाइट इनटू इंटरपर्सनल एंड मैनेजरियल स्टाइल, बिकॉज सबऑर्डिनेट जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस में होते हैं अपने सुपरवाइजर के, वो बेहतर जान सकते हैं कि उस शख्स में इंटरपर्सनल कैपेबिलिटीज और मैनेजरियल कैपेबिलिटीज वो कैसी हैं। इसी तरह जब हम सबऑर्डिनेट को एवेल्युएशन का इख्तियार दे रहे हैं तो कहा जाता है कि दे आर एक्सीलेंट इन मेजर्स ऑफ इंडिविजुअल लीडरशिप कैपेबिलिटीज, बिकॉज डायरेक्टली उनका जो इंटरेक्शन है वो उस हवाले से अपने सुपरवाइजर के साथ, अपने मैनेजर के साथ होता है, तो वो बेहतर जान सकते हैं कि वो किस कदर लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट वो कर रहा है। इसी तरह सेम पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स एज पीयर इवैल्यूएशंस, सो वहां पर भी जैसे मैं आपको बार बार अर्ज कर रहा हूँ, लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, लॉबिंग, पावर सर्कल्स, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो सबऑर्डिनेट्स के साथ भी एसोसिएटेड होंगे इवैल्यूएशन के वक्त। कस्टमर्स के हवाले से कहा जाता है कि फीडबैक मोस्ट फ्री फ्रॉम बायस, बिकॉज कस्टमर का डायरेक्टली कोई आपके साथ लेन देन नहीं होता, वो आपके साथ लिंक्ड होता है थ्रू द प्रोडक्ट एंड थ्रू द सर्विस ओरिएंटेशन। और ऑब्वियसली अगर उसको प्रोडक्ट और सर्विस ओरिएंटेशन में कोई इशू होगा तो वो कंप्लेन भी करेगा, और अगर उसको कोई प्रॉब्लम है सर्विस ओरिएंटेशन के साथ सेटिस्फेक्शन होगी तो वो ऑब्वियसली तारीफ भी करेगा। सो कस्टमर्स से फीडबैक लेना भी एक बड़ा पॉपुलर मेथड है इस परफॉर्मेंस अप्रेजल के कॉन्टेक्स्ट में। सेल्फ एवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी सूरत हाल जो कि लोग जर्नली नहीं जान पाते हैं, उन कंडीशन एंड कंस्ट्रेंट्स को नहीं जान पाते हैं जो काम के दौरान आपको पेश आई, सो उन सबको वाज़िया करने के लिए सेल्फ एवेल्युएशन इज राइट वे। सो सेल्फ एवेल्युएशन के हवाले से आपका ऑथर कहता है कि अलाउ एम्प्लॉइज टू पार्टिसिपेट इन क्रिटिकल एम्प्लॉयमेंट डिसीजंस, एंड ऑब्वियसली वो जो सेल्फ एवेल्युएशन करेंगे इट वुड बी मोर होलिस्टिक असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, बिकॉज उसमें कई हवालों से बात की जा रही होगी जो हवाला जात दूसरों की नजर में शायद ओझल हों। अब जब हम मल्टीपल रेटर पॉलिसी यूज करें, हम मुख्तलिफ लोगों को इख्तियार दें कि वो परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करें एक शख्स की, तो उसके लिए हमने पहले अर्ज किया कि हम एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं 360 डिग्री फीडबैक। ओके, सो मल्टी रेटर सिस्टम और 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम, उसके हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि सब लोगों ने वैल्यूएट करना है तो उसमें वक्त बहुत सा लग सकता है। मोर परफॉर्मेंस डेटा कलेक्टेड, ग्रेटर ओवरऑल फैसिलिटेशन ऑफ असेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉई, तो हमें चूंकि मल्टी डायमेंशन से, मल्टी
पर्सपेक्टिव में बात पता चल रही होती है कि एम्प्लॉय के बारे में, तो हम ज्यादा बेहतर डिसीजन लेने के कैपेबल हो जाते हैं। 360 डिग्री फीडबैक कैन बी कॉस्टली टू कलेक्ट एंड प्रोसेस, क्योंकि सब लोगों से परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करवाना, इसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत बढ़ जाएगी, टाइम बहुत लग जाएगा। एंड कंसिस्टेंट व्यू ऑफ इफेक्टिव परफॉर्मेंस रिलेटिव टू स्ट्रेटजी, लेकिन अगेन इसका बेनिफिट ये है कि अपनी स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट के साथ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस एंड अबव एवरेज रिटर्न को हासिल करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव डिजाइन कर रही है, उनके साथ आप ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों को इवैल्यूएट, लोगों को एफिलिएट, लोगों को एसोसिएट वो कर सकते हो। अब हम कुछ डिस्कशन करते हैं कि व्हाट टू इवैल्यूएट में। व्हाट टू इवैल्यूएट में हमने 3 एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे कि हम ट्रेड्स को मेजर करेंगे, बिहेवियर्स को मेजर करेंगे और रिजल्ट्स को मेजर करेंगे। सो जब आप ट्रेड मेजरमेंट की बात करते हैं तो आपका ऑथर कहता है कि असेसमेंट ऑफ हाउ एम्प्लॉय फिट्स विद ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर। ठीक है, सो कल्चर के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी, कल्चर के साथ आपकी ओरिएंटेशन, कल्चर के साथ आपका फिट जो है वो एक्चुअली कैलकुलेट किया जाना वो जरूरी है। बिकॉज अगर आप कल्चरल शॉक का शिकार हो, बिकॉज अगर आप कल्चरली मिसफिट हो, तो ऑब्वियसली ये सब चीजें आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट वो करेंगी। इसी तरह बिहेवियर बेस्ड मेजर्स में आपका ऑथर कहता है कि फोकस ऑन व्हाट एम्प्लॉइज डज करेक्टली एंड व्हाट एम्प्लॉइज शुड डू डिफरेंटली। ठीक है, तो कौन कौन से बिहेवियर्स की मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, किन किन बिहेवियर्स को डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और किस काम को किस इकदाम के साथ करना वो आपके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदामंद होगा। तो इन मकासद के लिए हमें बिहेवियर बेस्ड मेजर्स को यूज वो जरूर करना चाहिए। जब हम रिजल्ट्स बेस्ड मेजर्स पर आएंगे, जो कि ज्यादातर आपके क्वालिटेटिव मेजर्स वो कहलाएंगे, सो रिजल्ट बेस्ड के हवाले से आपका ऑथर कहता है कि फोकस ऑन अकम्प्लिशमेंट्स और आउटकम्स दैट कैन बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली। ठीक है, तो और चीजें ऑब्जेक्टिवली मेजर भी आमतौर पर उसी वक्त हो पाती हैं जब वो स्मार्टली डिजाइन वो की जाए। और उसी के लिए मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि आपको जॉब्स के अंदर KRA, KPA, KPIs को शो करना जरूरी होगा। इसी तरह प्रॉब्लम्स अकर व्हेन रिजल्ट्स मेजर्स आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन आउटसाइड एम्प्लॉय कंट्रोल और इग्नोर मींस बाय व्हिच रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो आमतौर पर अगर आपको सही तौर पर डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट्स ना मिल पाए या आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिल पाए जिसमें कि एम्प्लॉय बज़ाहिर तो ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन उसकी वजह यह है कि बहुत से कंडीशंस, ऑर्गेनाइजेशनल कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स थे जो कि रुकावट का सबब थे उसकी परफॉर्मेंस में, तो वहां पर रिजल्ट ओरिएंटेशन जो होगी वो आपकी मांद पड़ जाएगी। अब रिजल्ट्स को जब हमने मेजर करना है तो उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस आइडेंटिफाई की जा रही हैं। सबसे पहली लिमिटेशन को देखिए कि डिफिकल्ट टू ऑब्टेन रिजल्ट्स फॉर सर्टेन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर चीज को हम क्वांटिफाइड मेजर्स में ट्रांसलेट, एवेल्युएट शायद ना कर पाए। रिजल्ट समटाइम्स बियॉन्ड एम्प्लॉय कंट्रोल, और बाज़-औक़ात जो नतीजा निकल रहा है वो आपके इख्तियार में ही नहीं था। बहुत सारे इंडस्ट्रियल इश्यूज थे, बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिटिकल इश्यूज थे, इकोनॉमिक इश्यूज थे, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स वैसे अचीव नहीं हो पाए। इसकी बड़ी एक उम्दा एग्जांपल हमारे पास आजकल ये जो पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन है, इसमें हम देख सकते हैं कि पिछले 4 माह में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ठीक परफॉर्म नहीं कर सकी। लेकिन क्या इसकी जो वजह थी वो एम्प्लॉइज की इनएफिशिएंसी थी? क्या इसकी वजह कोई डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स का ना होना था? हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरी दुनिया पैंडेमिक से गुजरी है और एक ऐसी अनकंट्रोलेबल सिचुएशन थी जिसकी वजह से तमाम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो मुतासर वो हुई है। सेकेंड लास्ट पॉइंट देखिएगा, इग्नोर मीन्स और प्रोसेसेस। अगर हम सिर्फ रिजल्ट पर फोकस कर रहे हैं तो हम बाज़-औक़ात ये भूल जाते हैं कि ये रिजल्ट अचीव हुआ कैसे है। हो सकता है कि बाज़-औक़ात उस रिजल्ट की अचीवमेंट में कुछ अनएथिकल, कुछ इलीगल एस्पेक्ट्स का सहारा भी लिया गया हो, तो ये तमाम चीजें भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में नुकसान वो पहुंचा सकती हैं। सो फेल्स टू टैप सम क्रिटिकल परफॉर्मेंस एरियाज, और अगर आपने परफॉर्मेंस मेजर्स प्रॉपर डेवलप ही नहीं किए हैं या आपने जितने डेवलप करने थे वो सब कॉन्टेक्स्ट में डेवलप नहीं किए हैं, आपकी कंटेंट वैलिडिटी नहीं है इन द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन फॉर्म एंड सिस्टम, तो उस सूरत में भी जाहिर है कि जो रिजल्ट ओरिएंटेशन होगी वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। अब कुछ जॉब परफॉर्मेंस कॉम्पिटेंसीज देखिए और फिर हम डिफरेंट हायरार्की में जो कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड हैं हम उसके हवाले से भी बात करेंगे। जॉब परफॉर्मेंस कॉम्पिटेंसीज के बारे में आपका ऑथर लिखता है कि क्लोजली टाइड टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स।
ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, लॉन्ग टर्म अपने आप को जिस तरह भी वो डेवलप करना चाहते हैं, सो वो तमाम तर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्लान्स जो है वो जॉब परफॉर्मेंस कॉम्पिटेंसीज ऑफ एम्प्लॉइज के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड वो होते हैं। इसी तरह जॉब परफॉर्मेंस कॉम्पिटेंसीज के बारे में वो कहता है कि कैन टेक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम टू एस्टैब्लिश, क्योंकि कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क को एस्टैब्लिश करना वो एक काफी कम्बरसम और डिफिकल्ट टास्क है, और आईओ साइकोलॉजिस्ट इसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं कि किस तरीके से कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई किया जाए और फिर कॉम्पिटेंसीज के डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो डिस्कस किए जाएं कि आपके लेवल 1 कॉम्पिटेंसी, लेवल 2 कॉम्पिटेंसी, लेवल 3 कॉम्पिटेंसी, इन तमाम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज में बेसिकली फर्क भी क्या होगा। The next point is, जब हम जॉब परफॉर्मेंस कॉम्पिटेंसीज की बात कर रहे हैं कि मस्ट बी कम्युनिकेटेड क्लियरली टू एम्प्लॉइज, सब लोगों को पता हो कि कॉम्पिटेंसीज क्या रिक्वायर्ड हैं, उनमें कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज मौजूद हैं, और उन कॉम्पिटेंसीज को ओवरकम करने के लिए, कॉम्पिटेंसी डेफिशिएंसीज को ओवरकम करने के लिए उनको क्या करना है। सो मस्ट बी टाइड इन विद ऑर्गेनाइजेशंस रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, और जब भी हम कॉम्पिटेंसीज फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉइज प्रॉपर कॉम्पिटेंसीज के साथ ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए जरूरी होगा कि वो रिवॉर्डेड भी हो उन कॉम्पिटेंसीज के हवाला से। काइंडली अपने माइक्रोफोन्स ऑफ कर दीजिए ताकि हमारी जो रिकॉर्डिंग है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। अब हम मल्टी लेवल कॉर्पोरेट कॉम्पिटेंसी मॉडल को देख रहे हैं। यहाँ पर सीनियर मैनेजर्स को कौन सी कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड है, मिडिल मैनेजर्स को कौन सी कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड है, और कोर मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज, इनके ऊपर अब हम कुछ तबसरा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए सीनियर मैनेजर कॉम्पिटेंसीज। सीनियर मैनेजर कॉम्पिटेंसीज जो हमें रिक्वायर्ड होंगी, they would be that they should be able to lead change, they should be persuasive communicator, they should have they should be having strategic initiation capability, or they should be strategic initiators, वो delegate appropriately कर सकें, and they should be able to develop others। ये तमाम वो competency set के कंपोनेंट्स हैं जो हमें सीनियर मैनेजर्स के साथ एसोसिएटेड वो रिक्वायर्ड है, और इसके ऊपर हम उनको एवेल्युएट भी वो करेंगे। अगर हम मिडिल मैनेजर कॉम्पिटेंसीज की बात करें, जिसके ऑब्वियसली आगे फर्दर पे डिफरेंट लेवल्स भी हमारे पास होते हैं, सो आपका पूरा कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया जाता है, लेकिन मिडिल मैनेजर कॉम्पिटेंसीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें चाहिए, दैट इंक्लूड्स आपके चेंज इंप्लीमेंटर वो हो, क्रिएटिव थिंकर्स हो, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटर हो, टीम बिल्डर्स हो, पार्टिसिपेशन ओरिएंटेड हो, और फैसिलिटेटर्स हो। ओके, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडिल मैनेजर्स, उनकी कॉम्पिटेंसीज के हवाले से जो कि उनमें मौजूद होना जरूरी होगा, और उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हम उनको एवेल्युएट भी वो करेंगे। इसी तरह जब हम कोर मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज की बात करते हैं तो कोर मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज में फ्लेक्सिबल एंड अडैप्टिव टू चेंज, एबल टू कोप विद स्ट्रेस, कस्टमर सर्विस माइंडेड, open minded, team player, appreciate diversity and understand the big picture। उनके पास holistically चीजों को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी हो, तो ये चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी कोर मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज के हवाला से। अब हमने जब कोर कॉम्पिटेंसीज को भी कैलकुलेट कर लिया तो अगला सवाल हमारे पास ये आ रहा है कि हाउ टू इवैल्यूएट। अब हाउ टू इवैल्यूएट के लिए हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर्स हैं और रिलेटिव मेजर्स हैं। अगर हम एब्सोल्यूट मेजर को देखें तो वो कहता है कि मेजर्ड स्ट्रिक्टली बाय एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट और स्टैंडर्ड्स ऑफ जॉब्स। इसमें आपके क्राइटेरियाज फिक्स्ड होते हैं, आपके पास इवैल्यूएशन पैरामीटर्स फिक्स्ड होते हैं, और उन्हीं के अगेंस्ट आप तमाम एम्प्लॉइज को इवैल्यूएट वो कर रहे होते हो। जिसके बरक्स जब हम रिलेटिव असेसमेंट की बात करेंगे तो आपका ऑथर कहता है कि मेजर्ड अगेंस्ट अदर एम्प्लॉइज, हम कंपैरिजन में इसको डेवलप करते हैं, एंड रैंक्ड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम नेक्स्ट हायर टू नेक्स्ट लोअर परफॉर्मिंग एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसमें जब चूंकि कंपैरिजन की साथ बात हो रही होती है तो हमारे पास कई हवालों से फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी वो आ जाती है। So ranking allows for comparison of employees but does not shed light on distribution of performance। ठीक है, तो हम कंपैरिजन में चूंकि बात कर रहे हैं, सो कंपैरिजन हमारे लिए फ्रेमवर्क होगा जिसके जरिए हम रिलेटिव ग्रेडिंग, रिलेटिव मेरिट, रिलेटिव असेसमेंट वो अपनी डेवलप करते हैं। Another context we need to talk about is forced ranking distribution।
फोर्स रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कहा जाता है कि आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ फोर्स रैंकिंग जो हमारे पास हैं, हम उनको सबसे पहले देख लेते हैं। द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई हाईएस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज। तो फोर्स रैंकिंग में हमारे पास एक क्लियर कट मेथड के जरिए पता चल जाएगा कि कौन हाई परफॉर्मर है और कौन लो परफॉर्मर है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ फोर्स रैंकिंग देखिए, वो कहता है कि डेटा ड्रिवन बेसिस फॉर कंपनसेशन डिसीजंस। एंड द थर्ड मेन आर्ग्यूमेंट फॉर इन द फेवर ऑफ फोर्स रैंकिंग इज फोर्सेस मैनेजर्स टू मेक और जस्टिफाई टफ डिसीजंस। ठीक है, सो ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स आ गए इन फेवर ऑफ फोर्स रैंकिंग। जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट में रिलेटेड टू फोर्स रैंकिंग, तो उसके बारे में आपका ऑथर लिखता है कि कैन बी आर्बिट्ररी, अनफेयर और एंड एक्सपोज ऑर्गेनाइजेशन टू लॉसूट्स। ठीक है, लोग इतराज कर सकते हैं, लोग इनकार कर सकते हैं आपकी वैल्यूएशन पैरामीटर्स का, और उनका क्लेम ये हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस आपकी बताई गई परफॉर्मेंस से ज्यादा बेहतर है। सो लीगल जो आपके एस्पेक्ट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और आपका एक और क्रिटिसिज्म इसके अगेंस्ट जो है वो ये है कि इनहेरेंट सब्जेक्टिविटी इसमें पाई जाती है, और बिकॉज आप हर किसी को जबरदस्ती किसी ना किसी एवेल्युएशन पैरामीटर के तहत वो एवेल्युएट कर रहे हो, और आपने जैसे जबरदस्ती कहा कि जी 10% आर द बेस्ट परफॉर्मर्स, 10% आर द वर्स्ट परफॉर्मर्स, रेस्ट ऑफ देम आर द इन बिटवीन परफॉर्मर्स। सो इस केस में अब 10% आपने लाजमी अच्छे और 10% आपने लाजमी कम परफॉर्मेंस के लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं। सो फोर्स रैंकिंग tend to be more effective in organizations with high pressure results driven culture। तो जहां पर बहुत सारे आपके सब्जेक्टिव मेजर्स, ऑब्जेक्टिव मेजर्स वेल डिफाइंड हो, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो, तो वहां पर हमारे पास फोर्स रैंकिंग का जो स्टाइल है वो करामद हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास टोटली 5-8 एम्प्लॉइज हैं और वहां पर कोई बहुत फास्ट रूल ऑफ इवैल्यूएशन पैरामीटर्स भी नहीं है, तो उस सूरत में फोर्स रैंकिंग मेथड वुड नॉट बी एडवाइज्ड। अब हमारे पास कुछ मेजर्स ऑफ इवैल्यूएशन है। इन मेजर्स ऑफ इवैल्यूएशन में ग्राफिक रेटिंग स्केल, वेटेड चेकलिस्ट, बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल जिसको हम बार्स भी कहते हैं, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन स्केल, बॉस, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिससे कि हम इवैल्यूएशंस लोगों की साल के एंड पर वो करेंगे। अब सबसे पहले एग्जांपल देख लीजिए ग्राफिक रेटिंग स्केल की। अब ग्राफिक रेटिंग स्केल में हमारे पास एक रेंज अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड वर्क प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास दो इसके एक्सट्रीम्स हैं, अनएक्सेप्टेबल और एक्सेप्शनल। उसको हमने 7 स्केल के ऊपर डिवाइड कर लिया और हमने फिर लोगों को एवेल्युएट किया कि वो इन दो एक्सट्रीम्स के दरमियान इन 7 ग्रेड्स के ऊपर किस तरीके से प्लेस किए जाएंगे। सो एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स, इसमें हमने कहा कि पुअर एंड आउटस्टैंडिंग हमारे पास दो एक्सट्रीम्स हैं, और दरमियान की वैल्यूएशंस के लिए हमने नीड इंप्रूवमेंट, सेटिस्फैक्टरी, गुड, इसको पैरामीटर्स अपने बना लिए। अटेंशन टू डिटेल में हमारे पास 1 to 5 की रेंज ली गई है और उसके मुताबिक हम लोगों को एवेल्युएट कर लेंगे। प्लस इसमें आप अपना एवेल्युएशन पैरामीटर जो है वो भी एलाबोरेट कर देते हो। फॉर एग्जांपल 1 would mean unsatisfactory performance with immediate improvement needed. 2 would mean that performance that did not meet critical expectations and needs improvement. 3 would mean acceptable level of performance that meets expectations. 4 would mean performance meet and in cases exceeded expectations. And 5th would mean the outstanding performance that set an example for co-workers to follow. Right? So हमारे पास हर एक ग्राफिक रेटिंग स्केल के मुताबिक, ग्रेड के मुताबिक हमने उसकी डेफिनेशन जो है वो डेवलप कर ली, ताकि लोगों के किसी भी क्लेम को हम एंटरटेन कर सकें if they come to us that they have got certain reservations related to performance assessment. आप वेटेड चेकलिस्ट का स्टाइल भी देख लीजिए। ऊपर इंस्ट्रक्शंस हमारे पास दर्ज हैं कि चेक ऑल ऑफ दोज क्वालिटीज दैट आर एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले जो पैरामीटर लिखा इज एबल टू एड्रेस रूटीन डे टू डे प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली। आपने दूसरा पैरामीटर लिखा मेंटेन्स
cordial and productive relationships with co-workers. थर्ड पैरामीटर है display the ability to delegate effectively and develop subordinates and likewise. फिर आपने इन तमाम एस्पेक्ट्स को डिफरेंट वेट्स एलोकेट किए, जैसे 4.2, 3.7, 4.1 आपने डिफरेंट वेट्स एलोकेट किए, और हमारे पास on the left side rating के लिए कॉलम वो अवेलेबल होता है. So the weights are not included on the actual rating form that the evaluator completes. Higher values indicate more requirements for the job. ठीक है, तो हम उसकी रेटिंग करवाते हैं, फिर रेटिंग को वेट से मल्टीप्लाई करके वेटेड स्कोर कैलकुलेट करते हैं, और फिर तमाम जब वेटेड स्कोर्स हमारे पास हर पॉइंट की आ जाती हैं तो उनको एड अप करके हमारे पास सम टोटल वेटेड स्कोर एक वैल्यू आ जाती है, ये चेक करने के लिए कि एक एम्प्लॉय का ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट है जॉब के हवाले से वो किस वेटेड स्कोर के साथ डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है. अब एक एग्जांपल देखिए बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल की. बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल में हम जॉब डायमेंशंस को 9 कैटेगरीज में, 9 बिहेवियर्स में डिवाइड कर लेते हैं. हमारे पास इसकी 3 एक्सट्रीम्स हैं. फॉर एग्जांपल, प्लान्स वर्क एंड ऑर्गेनाइजेस टाइम केयरफुली इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज रिसोर्सेज एंड मीट कमिटमेंट्स. ये हमारे पास एक एवेल्युएशन पैरामीटर है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 1 to 9 की एक रेटिंग, एक स्केलिंग वो मौजूद है. अब इसी कॉन्टेक्स्ट में जो मिडिल लेवल परफॉर्मेंस हो सकती है उसको वो कोट करता है कि प्लान्स एंड ऑर्गेनाइजेस टाइम एंड एफर्ट प्राइमरीली फॉर लार्ज सेगमेंट्स ऑफ अ टास्क, यूजुअली मीट्स कमिटमेंट्स बट मे ओवरलुक व्हाट आर कंसिडर्ड सेकेंडरी डिटेल्स. ठीक है, सो ये मिडिल परफॉर्मेंस की हमारे पास एक पैरामीटर आ गया. और लोअर परफॉर्मेंस के लिए वो कहता है कि appears to do little planning, may perform effectively despite what seems to be a disorganized approach, although deadlines may be missed. ठीक है, सो अब ये 3 हमारे पास एवेल्युएशन पैरामीटर्स हैं, और इसके लिए जो डिजायर्ड बिहेवियर्स हैं उसको हमने 1 to 9 की रेंज में वो डिवाइड किया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला वाला बिहेवियर नंबर 1 पॉइंट पे देखिएगा कि दिस एसोसिएट नेवर मेक्स अ डेडलाइन इवन इफ सफिशिएंट नोटिस. ठीक है, तो ये हमारे पास लोएस्ट कैटेगरी हो गई ऑफ बिहेवियर. और हाईएस्ट कैटेगरी जैसे आप 8 और 9 के सामने देख रहे हो कि इवन दो दिस एसोसिएट हैज अ रिपोर्ट ड्यू ऑन अनदर प्रोजेक्ट, ही और शी वुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द असाइन्ड डिस्कशन on your project. ठीक है, तो ये आपका बेस्ट बिहेवियर है जो डेमोन्स्ट्रेट हो सकता है इस हवाले से. और अगर हम मिडिल के कुछ पॉइंट्स देखें तो आप जैसे 6 पॉइंट देखिएगा कि एज प्रोग्राम चीफ दिस एसोसिएट वुड मैनेज अरेंजमेंट्स फॉर enlisting resources for a special project reasonably well, but would probably omit 1 or 2 details that would have to be handled by improvisation. ठीक है, सो यहां पर हमने उसकी मिडिल लेवल परफॉर्मेंस को देखा. 5th पॉइंट देखिए, दिस एसोसिएट वुड मीट अ डेडलाइन in handling in a report, but report might be below usual standard if other deadlines occur on the same day the report is due. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है बिहेवियर का वो एक मिडिल लेवल परफॉर्मेंस को चेक कर रहा है. अब बार्स को डेवलप करना, उन बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करना जो जॉब रिलेटेड पैरामीटर्स में इंपॉर्टेंट हो, ये काफी टेक्निकल और डिफिकल्ट है. सो उस हवाले से आपको मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट शो कर रहा हूं जिसमें के डिफरेंट पैरामीटर्स के हवाले से बार्स को डेवलप वो किया गया है.
ओके डियर, अब यहाँ पर आप इस बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल की जो गाइड है उसको आप विजुअलाइज कर रहे हो। इसमें हमारे पास सबसे पहला जो पैरामीटर ऑफ एवेल्युएशन था, इट वाज एक्सेप्टेंस ऑफ सुपरविजन। अब एक्सेप्टेंस ऑफ सुपरविजन के लिए हमने उसको पहले डिफाइन किया कि विलिंगली एक्सेप्ट्स एंड फॉलोज इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय सुपरवाइजर इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज, रिस्पॉन्ड्स टू ट्रेनिंग एंड कोचिंग इन ए कंस्ट्रक्टिव मैनर, राइट। अब इस एक्सेप्टेंस ऑफ सुपरविजन को एवेल्युएट करवाने के लिए हमारे पास रेटिंग में 3 पैरामीटर्स हैं, मीट्स एक्सपेक्टेशन, एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन और डज नॉट मीट एक्सपेक्टेशन। अब अगर हम मीट्स एक्सपेक्टेशन की बात करें तो उसके जो पॉसिबल बिहेवियर एग्जांपल्स होंगी वो क्या होंगी कि रेडिली एक्सेप्ट्स एंड कंप्लीट्स असाइन्ड रिस्पांसिबिलिटीज, अटेम्प्ट्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस फॉलोइंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, follows policies set by supervisors without reminder, cooperates willingly with supervisor, follows specific instructions। ये हमारे पास possible behavioral examples हैं जब हम meets expectation की बात करेंगे related to acceptance of supervision। लेकिन अगर हम एक्सेप्टेंस ऑफ सुपरविजन को एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन के साथ एसोसिएट करें तो उसके अंदर वो कहता है कि डेमोन्स्ट्रेट्स एक्सेप्शनल एबिलिटी टू इंडिपेंडेंटली कंप्लीट असाइन्ड रिस्पांसिबिलिटीज, नेवर कंप्लेन्स अबाउट असाइन्ड टास्क्स, improves performance following constructive criticism। तो ये exceeds expectation के points वो होंगे। और does not meet expectation में आपका ऑथर लिखता है कि complaints about assigned tasks, often question supervisory requests, fails to consistently follow all policies set by supervisor। तो ये सब कुछ आपका does not meet expectation का behavior कहलाएगा। इसी तरह सेकंड पॉइंट देखिएगा, यहां पर वो डिस्कस कर रहा है एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से वो कहता है कि इसकी अगर हम डेफिनेशन बनाएं कि अडैप्ट्स रेडिली टू न्यू सिचुएशंस एंड चेंजेस इन द वर्कप्लेस, वर्क्स वेल अंडर प्रेशर, लर्न्स एंड फंक्शन वेल अंडर वाइडली डिफरेंट सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस। अब अगर ये हमारे पास पैरामीटर ऑफ इवैल्यूएशन हो तो इसका स्केल देखिए किस तरीके से डेवलप किया गया। इस स्केल में हमारे पास अगेन मीट्स एक्सपेक्टेशन, एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन और डज नॉट मीट एक्सपेक्टेशन के पॉइंट्स हैं। अगर हम मीट एक्सपेक्टेशन की बात करें तो रेडिली एडजस्ट टू न्यू सिचुएशन एंड रिस्पांसिबिलिटीज। अगर हम एक्सीड एक्सपेक्टेशन की बात करें तो कैपेबल ऑफ असिस्टिंग अदर स्टाफ विद चेंज व्हाइल मेंटेनिंग रेगुलर पर्सनल वर्कलोड। और अगर हम डज नॉट मीट एक्सपेक्टेशन की बात करें तो हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं जैसा कि लैक्स पेशेंस व्हेन डीलिंग विद मोर देन वन असाइनमेंट। ओके, तो इस तरीके से आपके डिफरेंट एवेल्युएशन पैरामीटर्स को बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल के तहत एलैबोरेट किया जाता है कि कौन से बिहेवियर्स उस पैरामीटर से रिलेटेड डिजायरेबल हैं और वो एम्प्लॉय उन डिजायरेबल बिहेवियर्स में से किन बिहेवियर के साथ ज्यादा कंपैटिबल है। So that was the example and the explanation of behaviorally anchored rating scale. अब देखिए बेटा, behavioral observation scale अगर हम डेवलप करें तो वो कहता है कि assess the employee's performance using following scale। अब यहाँ पर हमारे पास जो स्केल है वो almost never से almost always तक रेंज कर रहा है और इसमें जो हम ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं उन ऑब्जर्वेशंस को हमने डिवाइड किया हुआ है in the categories like is able to meet deadlines, shows sensitivity when dealing with delicate personal matters, works well as a team member, shows attention to detail in written reports। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन स्केल्स हैं जिन स्केल्स को हमने 1 to 5 ऑलमोस्ट नेवर से ऑलमोस्ट ऑलवेज के तहत कैलकुलेट किया। अगर हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करें तो उसके हवाले से कहा जाता है कि दैट एनहांस्ड एम्प्लॉय मोटिवेशन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है और इंसान को डायरेक्टली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स के मुताबिक एग्जैक्टली पता चल जाता है कि उसने क्या अचीव किया, कब अचीव किया। Employees can far more committed to reaching performance objectives they have agreed to।
तो ऑब्वियसली जब उनकी पार्टिसिपेशन, उनका एग्रीमेंट, उनका कंसेंट शामिल होगा तो वो ज्यादा अपना एफर्ट पुट करेंगे उस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए। एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेट्स, व्हेन एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट्स, हिज हर ट्रस्ट एंड डिपेंडेबिलिटी प्लेस्ड ऑनलाइन। ठीक है, तो इससे एक एम्प्लॉय की एंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट, ये सब चीजें भी बेहतर से बेहतर होती हैं। ट्रस्ट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है और इस बात की श्योरिटी क्रिएट होती है कि लोग अपने टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स को सही तरीके से अचीव कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव बेस्ड परफॉर्मेंस मेजर्स में 3 कॉमन हमारे पास ओवरसाइट्स हैं। बाज़ औक़ात ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपरली डेवलप नहीं किए जाते, वो स्मार्टली इलैबोरेट नहीं किए जाते, नतीजतन वेग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और जो वेग सिचुएशन है और वेग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एम्प्लॉइज के लिए कंफ्यूजन का बायस वो बनते हैं। या आपने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव्स, अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स वो सेट कर लिए कि पूरी इंडस्ट्री की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है और आप अपने लिए बिल्कुल डिफरेंट ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, या एग्जैजरेटेड ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो, या अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो जो कि एम्प्लॉइज के लिए मुमकिन ना हो कि वो अचीव कर पाए। इसी तरह नॉट क्लैरिफाइंग हाउ ऑब्जेक्टिव्स विल बी मेजर्ड, आपने मेजरमेंट पैरामीटर्स उनसे डिस्कस नहीं किए तो वहां पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। एंड ऑब्जेक्टिव सिलेक्टेड मस्ट बी वैलिड, तो वैलिडिटी के जितने भी रूल्स हैं, अब वो चाहे क्राइटेरियन वैलिडिटी है या कंटेंट वैलिडिटी है, आपने ऑब्जेक्टिव की असेसमेंट के लिए भी वैलिडिटी के तमाम पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना है, समझना है, अप्लाई करना है। इसके अलावा जो अदर कंसिडरेशंस हैं हमें जहन में रखनी होंगी जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। So other considerations में ensure link between performance management, training and development and compensation। आपको इस बात का बड़ा क्लियर अंदाजा होना चाहिए कि परफॉर्मेंस वैल्यूएशन और इनकी जो आपस में असेसमेंट है, इनकी जो पैरामीटर्स ऑफ एवेल्युएशंस हैं, इनका आपस में ताल्लुक किस तरह से है और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ और कंपनसेशन बेनिफिट के साथ कैसे लिंक अप होगा। इसी के साथ असाइनमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये क्लियर होनी चाहिए। TDRs, KSAOs बड़े क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। Traditional performance evaluation may need redesign due to changes in contemporary organizations। तो आपको अपने आप को अपग्रेड, अपस्केल करना पड़ेगा। आपको रवायती तौर पर परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म से निकलकर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा जो 24/7 365 आपके लिए ऑपरेट कर रहा है। इसी तरह डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम वो आपकी डेवलप्ड होनी चाहिए। आपके अंदर अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, आप मॉडर्न मेथड्स को यूज कर सको, आप कंप्यूटराइज्ड जो परफॉर्मेंस असेसमेंट पैरामीटर्स हैं आप उनको यूज कर सको ताकि एम्प्लॉइज को सही मानों में पता चल सके कि उन्होंने क्या परफॉर्म किया और उनसे फर्दर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर कोई कमी है तो उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से कैसे दूर किया जा सकता है। एंड लाइकवाइज आपका ऑथर लिखता है कि स्टैंडर्डाइजेशन इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट जॉब बायस। इसको मैंने शुरू में एक वर्ड मेरिट का भी एलेबोरेट किया था कि मेरिट एस्टेब्लिशमेंट बहुत जरूरी होती है परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के लिए। एंड फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट डिफरिंग लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो आपको ऑब्वियसली लोगों की जॉब क्रिटिकलिटी के मुताबिक, कॉम्प्लिकेशंस के मुताबिक लोगों की जॉब्स को अकाउंटेबल भी बनाना है और उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट करना है। सो क्या वजूहात हो सकती हैं कि मैनेजर रेजिस्ट करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को या इग्नोर करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स को? इसकी पहली वजह हो सकती है कि प्रोसेस इज टू कॉम्प्लिकेटेड। आपने बेशुमार फॉर्म्स और बेशुमार पैरामीटर्स ऐड कर लिए अननेसेसरीली कि जिनकी वजह से लोग रेजिस्ट कर रहे हैं उस चेंज को अडॉप्ट करने में। नो इम्पैक्ट ऑन जॉब परफॉर्मेंस, आपने जो पैरामीटर्स एस्टैब्लिश किए वो जॉब रिलेटेड थे ही नहीं। पॉसिबल लीगल चैलेंजेस हो सकते हैं अगर आप इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के डिस्क्रिमिनेशन के कोई अगर केसेस हमारे सामने आ गए या वैलिडिटी ना हुई आपके इवैल्यूएशन पैरामीटर्स में। इसी तरह लैक ऑफ कंट्रोल ओवर प्रोसेस, आपने लोगों को ट्रेन नहीं किया, डेवलप नहीं किया, ओरिएंट नहीं किया और उनको पता ही नहीं कि सिस्टम को हमने चलाना कैसे है। नो कनेक्शन विद रिवॉर्ड, अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है तो आपने उसको प्रॉपरली कंपनसेट ही कभी नहीं किया और आपके काम में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, लेंथ ऑफ फॉर्म्स बहुत ज्यादा है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि रेजिस्टेंस को क्रिएट वो करती हैं। Now there are certain strategies for improving performance management system।
The first strategy is involve managers in design of system. लोगों की participation होनी चाहिए, उनसे मशवरा होना चाहिए. Hold managers accountable for performance and development of subordinates. और लोग जिम्मेवार भी हों कि अगर कोई कोताही आ रही है तो उसको वो दूर करें. Set clear expectations for performance. Set specific objectives for system. Tie performance measures to rewards and gain commitment from senior managers. ये तमाम वो चीजें हैं जो strategic importance रखती हैं जब हम एक performance management system अपना पूरा develop वो कर रहे हैं. 360 degree feedback के हवाले से कुछ points देख लीजिए. 360 degree feedback system, उसके बारे में वो कहता है कि furthering management and leadership development इससे हो पाती है because सब लोगों से आप feedback ले रहे हो. Facilitating organizational change and improvement initiates that facilitating organizational change and improvement initiatives that allow organization to become more open and participative. सब लोग चूंकि participate कर रहे हैं. Expand formal appraisal system by making feedback evaluative and linking more with formal performance appraisal. तो हम 360 degree feedback से ज्यादा benefit हासिल कर सकते हैं. लेकिन इसके against जो हम बात करेंगे उसके कुछ पॉइंट्स देख लीजिए कि assign internal consultant or champion to oversee process and hold him her accountable for results. ये एक प्रॉब्लम आ जाता है. Initial implementation should be on limited basis to allow for evaluation of processes using pre-post test control group test design. Create focus group to identify effectiveness criteria that organization values and will be used in measurement processes and train all raters to avoid systematic rater errors. Okay, so यहाँ पर हमारा आज का सेशन ये खत्म होता है. इंशाल्लाह see you next time.